Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will start AHN 2, the very first unit of AHN 2 orthopedic nursing. Orthopedic nursing जो बड़ा यूनिट है इसमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बोन्स की मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारे डिजीज हम वन बाय वन पढ़ेंगे. I will try कि सारी डिजीज को डायग्रामेटिकली विद फिजियोलॉजी में व्हाइट बोर्ड पे कवर करूं और जहां पर कुछ चीजें की डिस्क्रिप्शन है वो मैं स्लाइड पे कवर करूंगा. तो ऑर्थोपेडिक नर्सिंग क्या है? Whatever as a nurse, as a healthcare professional, जब भी आप ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड डिसऑर्डर और डिजीज को डील करते हैं, whatever आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैं, whatever आप एक ऑर्थोपेडिक यूनिट में काम करते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स और उनसे रिलेवेंट मैनेजमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है. तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जितना भी मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड डिजीज है या डिसऑर्डर है, हम उसको ऑर्थोपेडिक नर्सिंग कहेंगे. व्हाटएवर वो आपके स्केलेटल सिस्टम और मसल से रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ये आपकी बोन की फ्रैक्चर है, ये आर्थराइटिस है या जॉइंट की रिप्लेसमेंट है, ये सारे ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में ही आते हैं. तो यू शुड नो कि हाउ वी विल मैनेज ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, how we have to understand the diagnostic procedure for the musculoskeletal disorder, and you have to also familiar yourself with casting, splinting, traction and pain management as well as. So हम इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. traction, casting, bone fracture, arthritis, joint replacement, genetic malformation, हम इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे. सो ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में आपको एज ऑर्थोपेडिक नर्स ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं और हम इस डिसऑर्डर्स को इन टर्मिनोलॉजीज को वन बाय वन. जिस तरह हमने बात की ऑर्थोपेडिक नर्सिंग की, तो अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को देख ले तो फर्स्ट नंबर है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमने रिलेट करना है. सेकंड नंबर पर अगर आप देख ले तो हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस करना है ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. थर्ड नंबर पर है कि जो नीड्स ऑफ क्लाइंट. तो इस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे. सबसे पहले हम ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इससे पहले, तो हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे. हम इसके बाद ट्रैक्शन और एम्पुटेशन डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो ऑर्थोपेडिक जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम नर्सिंग प्रोसेस जिसमें ये केयर कैसे देते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के, फिर कोलैबोरेटिव हमारी केयर कैसे होगी. बाद हम ये डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्चर क्या है, एम्पुटेशन क्या है, पेजेंट डिजीज क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है. सो आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. इसमें सबसे पहले नंबर पर है एक्सरे. एक्सरे यूजेस अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. स्मॉल डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन की यूज़ करते हैं कि इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करें, कि इंटरनल बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह एनाटॉमी है इंटरनल बॉडी की. इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड. ओल्डेस्ट है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये मेथड ही यूज होता है. इट हैज़ टेकन टू डिटरमाइन द बोन डेंसिटी, टेक्सचर, इरोजन एंड चेंजेस इन बोन रिलेशन. इसमें हम बोन डेंसिटी देखते हैं, इसमें हम टेक्सचर देखते हैं, इरोजन देखते हैं. बोन डेंसिटी में हम मोस्टली हमारे पास मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस. बोन डेंसिटी में हम डायग्नोस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हैं. बोन टेक्सचर जिस तरह हम देखते हैं कि बोन को क्लासिफाई किया है एंड टू कम्पैक्ट और स्पंजी बोन, तो इसको बोन टेक्सचर कहते हैं. बोन इरोजन जो कि ओरोसिव आर्थराइटिस है उसमें बोन की इरोजन होती है. एक्सरे एक्सरे के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं. हाउ टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर एक्सरे. रिमूव एक्स्ट्रा ज्वेलरी, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग. या तो एक्स्ट्रा क्लॉथ को रिमूव करें या मरीज को गाउन पहनाए फॉर एग्जामिनेशन या फॉर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन. रिमूव ज्वेलरी, रिमूव डेंटल अप्लायंसेज अगर कोई आर्टिफिशियल है, रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है. इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट दे शुड टेल that they are pregnant, because pregnant women को एक्सरे इतनी आसानी से नहीं की जाती because these ray can harm fetus.
सो फिर रिस्क और बेनिफिट रेशो को देखते हैं। अगर एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर कर लेते हैं, अदरवाइज एक्सरे नहीं किया जाता है, अल्ट्रासाउंड और फिर सीट एमआरआई प्रेफर किया। एक्सरे काम कैसे करता है? ऐसा मशीन प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल बस्ट ऑफ रेडिएशन डेट पास थ्रू योर बॉडी। जो रेडिएशन को प्रोड्यूस करती है थ्रू द बॉडी पास होते हैं और रेडिएशन रिकॉर्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पे ये रेडिएशन फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक्सरे फिल्म होती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एब्जॉर्ब द एक्सरे इन वेरियंट डिग्री। डिफरेंट बॉडी, मिसाल के तौर पर बोन एब्जॉर्ब करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू से गुजर जाते हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी absorb the X-ray in different angle, different degree. Bone absorb much of the radiation while soft tissue, fat and organ allow more of the X-ray to pass them. बोन क्या करता है, बहुत सारे रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सॉफ्ट टिश्यू से क्या करता है, पास थ्रू होते हैं। तो जब बोन एब्जॉर्ब करता है तो दैट्स वाई बोन की कलर क्या आती है, व्हाइट आती है एक्सरे में, और सॉफ्ट टिश्यू ग्रे शेप आती है और एयर हमारे पास ब्लैक आती है। तो जब भी हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमारी बोन की कलर कैसी आती है, व्हाइट आती है। इसलिए हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रॉम अदर सॉफ्ट टिश्यूज। स्कैन जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, जिसको हम कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट करते हैं। कंट्रास्ट मीन कि हम कोई आईवी या ओरल कोई भी फ्लूइड देते हैं, कोई भी बेरियम, कोई भी एक ऐसी मटेरियल देते हैं जिसकी वजह से इजी हो कि हमारे अंदर विजुअलिटी आसान हो या आइडेंटिफिकेशन आसान हो। इट इज़ यूज द लोकेशन इन इंस्टेंट ऑफ फ्रैक्चर दैट आर डिफिकल्ट टू एलिवेट। एक्सरे में अगर डिफिकल्ट है एलिवेशन तो फिर हम चलते हैं सीटी स्कैन की तरफ। ये बहुत फास्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई। एमआरआई हमें अच्छी रिजल्ट देती है, लेकिन अगर हमें जल्दी में और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम फिर सीटी स्कैन करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू एमआरआई ये इनएक्सपेंसिव है। It make use the fact of different tissue have varying radio densities. इस तरह हमें कंप्यूटर पे हम 3D इमेज लेते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं साथ साथ, और 3D इमेज लेते हैं, तो ये फिर इजीली होता है कि हम कोई किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को, इंजरी को, ट्यूमर को या मेटास्टासिस, स्केलेटल फ्रैक्चर को क्या करें, डिटेक्ट करें। स्कैन के कंट्रास्ट सीटी स्कैन बेटर रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू विदाउट कंट्रास्ट, लेकिन कंट्रास्ट की कुछ रिस्क फैक्टर भी है। अगर हम कंट्रास्ट देते हैं तो कंट्रास्ट है कि हमारे पास कोई एलर्जिक रिएक्शन की चांसेस भी होती है। तो जितना उसकी बेनिफिट है कंट्रास्ट की, हमें रिजल्ट अच्छा देता है, लेकिन इसकी कोई रिस्क भी एसोसिएटेड है इसके साथ, ये एलर्जिक रिएक्शन भी करा सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम एमआरआई कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, मेन चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड टू शो द डिफरेंस इन हाइड्रोजन डेंसिटी ऑफ द वेरियस मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू। ये यूजुअली हम सॉफ्ट टिश्यू हम मसल के लिए करते हैं। इसमें बहुत बोन और उसके सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको, फॉर एग्जांपल किसी भी मसल, किसी भी टेंडन, लिगामेंट का अगर इंजरी हो तो इट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट इन एक्सरे या सीटी स्कैन में, तो हम फिर उसके लिए एमआरआई करते हैं। एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन एक्सपेंसिव भी है। डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री एक ऐसी एक्सरे जो कि हम बोन डेंसिटी के लिए करते हैं, और बोन डेंसिटी ज़्यादातर हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो डेक्सा स्कैन हम ऑस्टियोपोरोसिस की डिटेक्शन के लिए करते हैं। एंथ्रोग्राफी इट इज़ यूजफुल इन एक्यूट इन क्रॉनिक टियर्स ऑफ जॉइंट कैप्सूल ऑफ सपोर्टिंग लिगामेंट। जब भी हमने एक जॉइंट की स्टडी करनी है, जॉइंट की कैप्सूल में टियर्स देखना है, व्हाटएवर एक्यूट या क्रॉनिक के, तो हम एंथ्रोग्राफी करते हैं। ये ज़्यादातर हम करते हैं फॉर शोल्डर एंड नी जॉइंट। एंथ्रोग्राम इस सीरीज ऑफ इमेज और ऑफ अ जॉइंट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम। एमआरआई के ज़रिए एंथ्रोग्राम एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम कोई भी कंट्रास्ट मीडियम देते हैं और फिर इसमें डिफरेंट इमेजेस लेते हैं, सीरीज ऑफ इमेजेस लेते हैं एमआरआई के ज़रिए। ये हम या तो लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए करते हैं, जस्ट लाइक लिडोकेन। हम फिर लिडोकेन देते हैं एक बेरियम, और फिर उस जॉइंट की हम एमआरआई के ज़रिए हम इसकी डिफरेंट इमेज लेते हैं कि हमें जॉइंट की पता चले। Bone scan it is a test that use nuclear imaging to help diagnose and track several type of bone disease. Uh, Nuclear image है a small amount of radioactive substance, radiotraction, in which special camera that the radioactivity, special camera जो कि radioactivity को रिकॉर्ड करती है, and computer to see the structure inside your body, और कंप्यूटर में पूरी inside body की स्ट्रक्चर देखते हैं। Usually it is performed to detect metastatic and primary bone tumor, osteomyelitis and some fractures.
बोन बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बोन की सैंपल लिए जाते हैं विद स्पेशल बायोप्सी नीडल के कैंसर को डिटेक्ट करें या एबनॉर्मल सेल को प्रेजेंस को डिटेक्ट करें। एर्थ्रोसेंटेसिस एक जॉइंट एस्पिरेशन है, जॉइंट से किसी भी जॉइंट से नीडल इंसर्ट करके उस एक्स्ट्रा फ्लूइड इफ्यूजन को रिमूव करना, और इस रिमूव करने से पेन भी रिलीफ होता है, और उस फ्लूइड जो आपने रिमूव किए हैं उसको एग्जामाइन भी करते हैं फॉर सेप्टिक अर्थराइटिस के लिए। आर्थ्रोस्कोप जॉइंट स्टडी है। जॉइंट के अंदर एक कैमरे को क्या करता है, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन करता है, जॉइंट के अंदर किसी भी एक डिवाइस को एंटर करता है कि जॉइंट के अंदर की पार्ट्स को स्टडी करे। इट में आल्सो इन्वॉल्व विड्रॉ ऑफ साइनोवियल फ्लूइड फॉर एनालिसिस, इससे साइनोवियल फ्लूइड को भी विड्रॉ करते हैं एंड ट्रीटमेंट सच इज वॉश आउट ऑफ द जॉइंट, और जॉइंट को वॉश आउट करना भी इस प्रोसीजर के जरिए किया जाता है आर्थ्रोस्कोपी के जरिए। अगर जॉइंट की वॉश की जरूरत हो कि जॉइंट से क्या रिमूव करें, डेब्रिस टिश्यू को रिमूव करें सच एज मेनिस्काई ऑफ द नी जॉइंट। इसकी प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप लोकल इंजेक्शन को जॉइंट में देते हैं, लाइडोकेन वगैरह, फिर एक बड़ी आईवी लाइन को आप इंसर्ट करते हैं जॉइंट में, और उस आईवी लाइन में आप सलाइन देते हैं कि जॉइंट को क्या करें, एक्सटेंड करें। जॉइंट की एक्सटेंड करें तो आपको स्पेस मिलेगा, उस स्पेस के जरिए फिर आर्थ्रोस्कोप डिवाइस को अंदर इंसर्ट करते हैं आर्थ्रोस्कोप डिवाइस, और अंदर जॉइंट की पूरे इस चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर, साइनोवियम एंड आर्टिकुलर सरफेस, सरफेस को स्टडी करते हैं, साइनोवियम को पूरी कैविटी को स्टडी करते हैं। मसल और नर्व स्टडी, अगर हम मसल की एक्टिविटीज़ की मेजरमेंट के लिए जो कॉमन इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। नर्वस कंडक्शन टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम नर्वस इम्पल्सेस की स्पीड को मेजर करें, और ये ज़्यादातर नर्व कंडक्शन टेस्ट हम कार्पल सिंड्रोम में करते हैं। अदर टेस्ट अगर हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की बात करें तो बायोप्सी, बोन कैल्शियम, वेरियस ब्लड टेस्ट, बायोकेमिकल, हेमाटोलॉजिकल, ये सारे हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ लेते हैं। कैल्शियम नॉर्मल वैल्यू 8.4 से लेकर 10.6 mg पर डेसीलीटर है, लेकिन ये कब एलिवेट होती है, इमोबिलाइजेशन में या मेटास्टेटिस बोन डिजीज में ये क्या होता है, एलिवेट होते हैं। फास्फेट, फास्फोरस, जो कि जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बोन के एक अहम मिनरल्स है, तो ये भी जब कैल्शियम लेवल एलिवेट होती है तो फास्फोरस भी एलिवेट होती है। ये भी 3.0 से लेकर 4.5 mg पर डेसीलीटर तक है। अल्कलाइन फास्फेट 35 से लेकर 150 यूनिट पर लीटर है। एट एलिवेट इन पेजेंट डिजीज या बोन मेटास्टेसिस, तो इससे आप भी आपको पता चलता है ब्लड टेस्ट से कि फॉर एग्जांपल अगर अल्कलाइन फास्फेट एलिवेट है तो यू थिंक दैट देयर इज पेजेंट डिजीज। अगर इमोबिलाइज है या मेटास्टेसिस बोन डिजीज है तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे। क्रेटानिन काइनेज जो कि मेल में 55 से 170 यूनिट पर लीटर होते हैं। क्रेटानिन फास्फोकाइनेज, आइसो एंजाइम, दे आर एलिवेटेड इंडिकेट मसल डैमेज। अगर ये ज़्यादा है तो इस मीन के मसल डैमेज हो, मसल की डैमेज के दौरान ये सारे रिलीज होते हैं तो ब्लड में इसके अमाउंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मायोग्लोबिन एलिवेशन इंडिकेट मसल डैमेज सच एज फ्रॉम ट्रमा, मायोग्लोबिन की भी मसल ट्रमा में इंक्रीज होते हैं। यूरिक एसिड प्रेजेंस ऑफ गाउट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। रूमेटॉइड फैक्टर अगर लेस देन 1:120 है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इंडिकेट करेगा। एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी अगर है तो एलिवेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज। सो ये सारे चीज़ें, हर एक लैब इन्वेस्टिगेशन आपको डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इंडिकेट करता है।